एक आवाज जो दिल तक पहुंचती है, एक सुर जो कहानी सुना जाता है। यह बस एक गिटार नहीं, एक सपना है, एक जज्बा है। जब एक गिटारिस्ट एक गिटार की तारों को छूता है तो सिर्फ साउंड नहीं, एक एहसास बनता है। क्या म्यूजिक सिर्फ कुछ अलग अलग धुनों का एक कॉम्बिनेशन है, या फिर ये एक आर्टिस्ट की मेहनत, उसकी कहानी और उसके इमोशंस का एक हिस्सा है? आज जब आप इस परफॉर्मेंस को सुनेंगे तो सिर्फ सुर ही नहीं महसूस करेंगे, बल्कि एक आर्टिस्ट का जुनून भी समझने की कोशिश करेंगे। शाम सवेरे तेरी यादें आती है, आके दिल को मेरे यूं तड़पाती है। ओ सनम मोहब्बत की कसम, बिछड़ना तो दस्तूर हो गया, यादों में तेरी मजबूर हो गया। ओ सनम तेरी यादों की कसम। समझे जमाना के दिल है, खिलौना जाना है। अब क्या है दिल का लगाना नजरों से, अब ना हमको गिराना, मर भी गए तो भूल न जाना। आंखों में बसी हो पर दूर हो कहीं, दिल के करीब हो ये मुझको है यकीन। ओ सनम मोहब्बत की कसम। नमस्कार, आज मैं आप लोगों को मिलवाता हूं मिस्टर अभिमान जी से, जो कि बाय प्रोफेशन एक गिटारिस्ट हैं और एक सिंगर भी हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू। और आज बहुत सारी चर्चा होने वाली है यहाँ पर, जिस पर कि मेरे व्यूअर्स को, पूरे भारत देश के लोगों को मैं ये बताने जा रहा हूँ कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि आज यहाँ पर हमारे पास गिटार है, उसके और एक हाई फाई साउंड सिस्टम जो हम लोग हमारे घर पे सुनते हैं, गानों को, म्यूजिक को, इंस्ट्रूमेंट्स को, कि एक जो जर्नी शुरू होती है कि जैसे एक सिंगर ने कुछ गाया या इंस्ट्रूमेंट को प्ले किया, तो वहाँ से लेके आप अपने घर पे किसी भी माहौल में जहाँ पे भी आप म्यूज़िक को सुन रहे होते हो, तो वो जो जर्नी है यहाँ से वहाँ तक की, उस सब चीज़ों के ऊपर आज बहुत डिस्कशन होंगे। तो अभिमान जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एज ए गिटारिस्ट, एज ए सिंगर, म्यूज़िक के आपकी लाइफ में क्या मायने हैं? मैं कह सकता हूँ कि इट इज़ वे ऑफ लाइफ। मतलब मुझे लगता है कि जो हम स्पेस और टाइम में हम रहते हैं ना, टाइम के हिसाब से चलते हैं और स्पेस में रहते हैं, तो म्यूज़िक रिप्रेजेंट्स दैट। मतलब जो सुर जो होते हैं म्यूज़िक में, वो स्पेस को रिप्रेजेंट करते हैं, जो ताल जो होता है वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है। स्पेस एंड टाइम दोनों को अगर बहुत रंगीन, अगर कुछ ख़ास
अगर कुछ बनाता है तो वो म्यूज़िक है, ऐसा मुझे लगता है। किसी भी मूड को एनहांस करने की ताकत है उसमें, या कोई मूड क्रिएट करने की भी ताकत है उसमें, म्यूज़िक में। मतलब आपकी आत्मा ही जुड़ जाती है एक तरीके से, कनेक्ट वैसा बैठ जाता है कि म्यूजिक के साथ की, मतलब जो एक एक सांस आप ले रहे हो वो सब भी आपकी जो है कहीं ना कहीं म्यूजिक के साथ बहुत गहराई से जुड़ी हुई रहती हैं। हम लोग के साथ भी एज ए लिसनर तो हम लोग को भी एक इस तरीके का कनेक्ट फील होता है जब हम किसी आर्टिस्ट को सुन रहे होते हैं। और जैसा कि अभी आप जब परफॉर्मेंस दे रहे थे तब मैं आपको सुन रहा था, तो मतलब मैं ऐसा लॉस्ट हो गया था। और यकीन मानिए जब लाइव कोई गा रहा होता है या कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहा होता है ना, तो वहाँ पे कोई प्रोसेसिंग नहीं हो रही होती है, हमारा कौन सा सिस्टम में कितना बेस, कितना ट्रेबल, कौन सा स्पीकर, क्या ये वो कुछ होता ही नहीं है। तो मेरे कान और आपकी आवाज़ और आपका इंस्ट्रूमेंट का जो मिक्स होता है, जो फील होता है, मतलब गूज बम्स आ रहे मेरे को ये बताते हुए बीच में कुछ नहीं होता इतना अच्छा फील होता है ना कि इसको, ये कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आप लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते हो, आपको वो फील करना होता है। वो आपको जब तक आप उस चीज़ को समझोगे नहीं, सुनोगे नहीं, वो आप फील नहीं कर सकते। म्यूज़िक जो है, मतलब हम मनुष्यों के साथ ऐसा गहराई से हर एक के साथ कनेक्टेड है कि वो हमें एक दूसरे से ऐसा बांध देता है जैसे कि एक फैमिली, एक घर, एक परिवार। तो म्यूजिक भी उस परिवार का एक हिस्सा बन जाता है। ऊपर वाले ने ऐसे वरदान की तरह एक चीज़ दी है हम सबको, मनुष्यों को, म्यूजिक। मैंने बहुत पहले ऐसा फेसबुक पे एक ऐसा स्टेटस डाला था जो मुझे बहुत फील हुआ कि थैंक यू गॉड फॉर क्रिएटिंग दिस एटमॉस्फेयर, क्योंकि उसकी वजह से हम सुन सकते हैं अकूस्टिकली, मतलब इलेक्ट्रिक या डिजिटली तो बाद में बहुत बाद में आया, लेकिन जो म्यूजिक सुन सकते हैं अकूस्टिकली, जो हवा में से, तो वो अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो कैसे सुन पाते। करेक्ट। अच्छा, मैं एक आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी जो मैंने कहा एटमॉस्फेयर में जो हम अकूस्टिकली सुनते हैं, तो सामने बैठ के लाइव इंस्ट्रूमेंट सुनना, अकूस्टिक इंस्ट्रूमेंट, और डिजिटली सुनना, इलेक्ट्रॉनिकली सुनना, इसमें क्या एग्जैक्टली क्या फ़र्क होता है इसमें? तो लाइव में कैसा होता है कि एक इंस्ट्रूमेंट और एक सिंगर का जो वॉइस है वो डायरेक्टली हमारे ईयर्स को हिट कर रहा होता है। राइट। बट अब यहाँ पर बात आ जाती है कि जब हम किसी सिस्टम पे उसे सुन रहे होते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं। सबसे पहली चीज़ आती है कि जब आप किसी, जैसे कि हम लोग ने यहाँ पर माइक्रोफोन पर रिकॉर्डिंग की, तो सबसे पहले आती है रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग का जो एटमॉस्फेयर है जहाँ पर वो रिकॉर्ड हो रही है वो कैसा है। लेट्स से कि रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी हो गई, मिक्सिंग बहुत अच्छी हो गई, म्यूज़िक डायरेक्टर ने, आपने इंस्ट्रूमेंट भी बजाया, सब कुछ हुआ, लेकिन एंड में जब जिस आर्टिस्ट ने, जो भी वहाँ पर इंजीनियर था जिसने वो पूरा कंपोजिशन को बाहर निकाला, तो अगर उसने वहाँ पर उन टेक्निकलिटीज़ को ध्यान नहीं दिया और वो एक अच्छे से रिकॉर्डिंग बाहर नहीं आई तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे ऐसा जनरली कभी नहीं होता है क्योंकि सारे ही प्रोफेशनल्स हैं और बहुत अपनी चीज़ों में बहुत रमे होते हैं, तो वहाँ ऐसी चीज़ें होती नहीं है। लेकिन हाँ, आज क्यों मैंने ऐसा बोला, क्योंकि आज की डेट में अगर आप देखें तो बहुत सारे आउटडोर में डीजेज़ में कुछ इस तरीके के म्यूज़िक प्ले होते हैं कि जहाँ पर कि ना ही तो कोई मिक्सिंग प्रॉपरली हुई होती है और ऑटो ट्यून तो इतना ज़्यादा यूज़ किया होता है कि मतलब अगर मैं वहाँ देखता हूँ तो वो लोग कुछ ऑक्टापैड टाइप समथिंग होता है जिसको कि वो लोग डिजिटल टोन्स उसमें डली रहती है, उनको बजाया था, वो बजने लगा। बेसिकली अगर पावर निकाल दें तो कुछ है नहीं, तो वो जो ओरिजिनलिटी है वो वहाँ होती नहीं। सारे इंस्ट्रूमेंट्स को जब रिकॉर्डिंग किया जाता है और जो उसकी जो फाइल क्रिएट की जाती है, तो अगर वो उस लेवल पे नहीं हो तब तक वो उसका मज़ा नहीं देती है। उस म्यूज़िक को, उस वॉइस को जो हम सुन करके जैसे लाइव फील कर रहे हैं वैसा ही अगर हमको फील करना है तो फिर हमारा जो साउंड सिस्टम है, जो सेटअप है, वो भी किसी इंस्ट्रूमेंट से कम नहीं होना चाहिए। वो भी एक इंस्ट्रूमेंट की तरह पूरा प्रॉपर होना चाहिए कि उसमें से भी एग्जैक्टली वैसी ही रिकॉर्डिंग हुई साउंड जो मैंने बताई कि जितनी अच्छी हो उतनी ही अच्छी उसमें से निकले। तो वैसा जब तक नहीं होगा तब तक हमको वो रियल फील नहीं आएगा। ऑब्वियसली रियल तो वो हो ही नहीं सकता, जो रियल अनुभव मैंने आपके साथ अभी किया वो तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वो मैं डायरेक्ट अपने कानों से सुन रहा हूँ और वहाँ कितना ही अच्छा सिस्टम है वो पॉसिबल नहीं। लेकिन हाँ, नियर परफेक्ट एक कोई चीज़ होती है, वहाँ तक ज़रूर पहुँचा जा सकता है। वैसे अगर मैंने एक बात अभी यहाँ पर बोली तो उसमें जैसे कि मैंने बात की ऑक्टापैड्स और वो कीबोर्ड, पियानो वाला जैसा वो सब रहता है जो कीबोर्ड बजाते हैं, आपका क्या कहना है उन तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में और जो इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको कि आप जैसे कि तबला हो गया, गिटार हो गया या इस तरीके के जो इंस्ट्रूमेंट हैं? अकूस्टिक इंस्ट्रूमेंट सुनना मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, वो हिंदुस्तानी हो या वेस्टर्न क्लासिकल ऑर्केस्ट्रा के जो हो, क्योंकि वो उनका जो एक ऐसा एक अपने माइंड में जो एक स्पेस बन जाता है ना, एक वो अलग ही लेवल का होता है।
जो इलेक्ट्रॉनिक मतलब कई बार मुझे ऐसा लगता है अभी वो म्यूज़िक प्रोग्रामिंग में वगैरह वो बहुत कुछ करते हैं उसमें, जिससे वो एक साउंड पर्सपेक्टिव एक क्रिएट हो जाए, लेकिन अदरवाइज़ ऐसा लगता है कि आपको यहाँ आके सुना रहे हैं वो लोग, यहाँ आके सुना रहे हैं, लेकिन वो जो सामने बैठ के वो इधर उधर से ऐसा ट्रैवल करके जो आवाज़ आ रही है उसका एक अलग मज़ा होता है। और मतलब मैंने पढ़ा है कहीं के जो वेस्टर्न क्लासिकल ऑर्केस्ट्रा जो परफॉर्म होता है तो वो उस जो थिएटर्स होते हैं वो इतने ऊंचे छत जो होते हैं उसके, वो इसीलिए होते हैं कि वो सारा साउंड पूरा ऐसा घूम के लोगों को सुनाई दे, उसका इम्पैक्ट ही अलग है लाइव का। तो इलेक्ट्रॉनिकली हाँ मतलब एक टेम्पररी इम्पैक्ट होता है उसका, मैं ना नहीं बोल रहा, क्योंकि मैं ऐसा डांस मूव्स करने के लिए वो अच्छा है, उसका एक अलग मज़ा है, लेकिन दैट कैनॉट बीट जो लाइव की जो मेहनत है, जो सोल से कनेक्ट होती है हमारे, वो नहीं हो सकता। अभी ऑक्टोपैड जैसा आपने नाम लिया इंस्ट्रूमेंट का, तो वो कन्वीनियंस के लिए वो अच्छा है। लाइव शोज़ में मैंने देखा है कि जो रिदमिस्ट होते हैं उनका वो जो सामान होता है सब इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह वो बहुत होता है, हर बार वो सब उठा के तो हर शो के लिए जाना, सो दैट इज़ टीडियस। लेकिन उसके बजाय एक ऑक्टोपैड में बहुत सारे साउंड्स उसमें आ जाते हैं। लेकिन जिसने वो लाइव जो अकूस्टिक इंस्ट्रूमेंट जिसने बजाना नहीं सीखा वो सीख नहीं सकता, वो कैसे बजाएगा। करेक्ट, वो सेंस होना चाहिए ना उसमें। बेसिकली वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लोगों को कि इंस्ट्रूमेंट जो अकूस्टिकली, जैसे आपने बोला, जैसे कि आज हम लोग ने यहाँ गिटार सुना, वो जो साउंड है, वो रियलिटी, उस रियलिज्म वो है जो हमारी आत्मा से कनेक्ट करता है, ना कि कोई डिजिटली क्रिएटेड किसी भी तरह का म्यूजिक। देखो, सुनने को तो सब कुछ अच्छा लगता है, क्योंकि हम किसी सिस्टम पे सुन रहे हैं, वो अलग बात हो जाती है। अगर मैं ऑक्टापैड हो या फिर वो अपना कीबोर्ड जो हम बजाते हैं वो हो, अगर उसमें से करंट गायब हो जाए तो आप उसको बजा के क्या ऐसा आएगा? कुछ नहीं, टक 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 सुनाई देने वाला है, उसमें कुछ नहीं है, कुछ रियलिटी नहीं है। तो वो जो रियल अपनी आत्मा से जुड़ने वाली जो चीज़ होती है, वो हमें एक प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट को बजाने वाले को उसको बजाते वक्त वो उसकी एक तरीके से, जैसे कि इनका मैंने नोटिस किया कि जब वो बजा रहे थे तो ऐसा फील आ रहा था, हिस्सा है वो इंस्ट्रूमेंट भी, उनका खुद का एक हिस्सा है। इट्स लाइक कि जैसे हमारे हाथ हैं, हमारे पैर हैं, वैसे ही हमारा इंस्ट्रूमेंट भी है। इतना ज़्यादा कनेक्ट हो जाता है आदमी उसके साथ। तो वो चीज़ तब तक नहीं होगी जब तक वो रियलिटी को हम समझेंगे नहीं। तो सुनने से पहले साउंड को समझना ऐसे होता है। तो इस तरीके से हम समझेंगे तब हमें सुनना सीखेंगे कि हम कैसे सुने इस चीज़ों को। अच्छा अभिमान जी, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे कि आप कहीं पे लाइव परफॉर्म कर रहे हो, जैसे आज आप यहाँ पे लाइव परफॉर्म कर रहे थे, और एक होता है कि कहीं पर आप अपनी ही जो आपने परफॉर्म किया उसको कहीं रिकॉर्डिंग हुई हो और उसको आप फिर अपना कहीं हेडफोन, ईयरफोन या किसी सिस्टम पे सुने, तो आप एज ए गिटारिस्ट, एज ए सिंगर, आपको क्या लगता है कि क्या ज़्यादा बेहतर आपको लगता है कि नहीं मेरे लिए तो ये होना चाहिए? वो क्या चीज़ होती है? वो फील सबसे ज़्यादा आने के लिए तो सामने बैठ के सुनना, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। स्टूडियोज़ में जो रिकॉर्ड होता है वो ऑब्वियसली वो बहुत सारे मतलब हाई क्वालिटी के सब टेक्निक्स यूज़ होते हैं और इक्विपमेंट्स भी होते हैं। हमारी आवाज़ में भी अलग अलग वो फ्रीक्वेंसीज होते हैं ना, मतलब लोज में भी बेसी भी होता है, वॉइस थोड़ा सा मिड भी होता है, शार्प भी, हस्की भी होता है। तो वो स्टूडियोज़ में मतलब जो रिकॉर्डिंग के जो रिकॉर्ड करने वाले इक्विपमेंट्स है वो बहुत ही अच्छे होते हैं, तो वो सब फ्रीक्वेंसीज आ जाती है उसमें। लेकिन ऐसे ऑर्डिनरी क्वालिटी के किसी फ़ोन या माइक पे अगर किया तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सुनते वक्त होता है कि अरे बहुत हस्की आवाज़ मेरी लग रही है, ऐसी मेरी एक्चुअली सामने से जब सुनते हैं या मैं खुद सुनता हूँ मेरी आवाज़ तो ऐसी नहीं आती, या इसमें बहुत ही बेसी साउंड कर रहा है। तो ये डिफरेंस आता है कि अकूस्टिकली सुनना और रिकॉर्डेड सुनना, इसमें ये एक फ़र्क है। तो ये यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोग को बताता हूँ। देखिए, एज ए सिंगर उन्होंने ये चीज़ जिस तरीके से बताई है, और हम लोग जो बात करते हैं कि किसी स्पीकर में बेस ज़्यादा हमें सुनाई देता है, किसी में हमको ट्रेबल ज़्यादा फील होती है, झंकार वाली साउंड की बहुत शार्पनेस फील होती है, जिसे कि हम बहुत ओवर ब्राइट स्पीकर्स बोलते हैं। तो हमेशा मैं क्या बोलता हूँ कि जो फ्लैट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स वाला जो स्पीकर सिस्टम होगा आपका, वहाँ से आपको एक रियल टोन जो होगी वो मिलेगी।
वो भी कब, जैसा कि इन्होंने कहा कि अगर हम फोन पे रिकॉर्ड करते हैं या किसी भी ऑर्डिनरी सेटअप पे रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं तो वहां पर वो फील नहीं आता। तो जो ओरिजिनल गाने, जो प्रॉपरली फिल्मों के गाने आप सुनते हो, वो एक बहुत ही डेडिकेटेडली एक सेटअप होता है, एक रूम होता है जहां पर वो स्टूडियो में रिकॉर्डिंग होती है, जहां पर उसकी पूरी मिक्सिंग होती है। वो सब गानों में पूरा ध्यान रखा जाता है कि कहीं पर भी सिंगर का वॉइस जो है वो बहुत बेसी ना हो, सब कुछ टोनल क्वालिटीज उसकी मेंटेन रहते हुए कैसे आपको नियर परफेक्ट सुनाई दे सके, वो सब चीजों का वहां ध्यान रखा जाता है। और अब वो सब चीजों का ध्यान रख करके गाना तैयार हो गया, बट आप जब आप सुन रहे हो तो आप जिस सिस्टम पे सुन रहे हो वो सिस्टम कैसा साउंड कर रहा है। तो इसीलिए जनरली मैं जब बोलता हूं कि जो जितना फ्लैट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स वाला आपका स्पीकर सिस्टम होगा उतना अच्छा होगा, अदरवाइज वही प्रॉब्लम होगी कि वहां से रिकॉर्डिंग अच्छी आ गई है, स्पीकर आपका जो है वो बूमी साउंड कर रहा है, जब कोई सिंगर गाना गा रहा है तो उसमें ऐसा बीच बीच में सुनाई पड़ रहा है, या कुछ बहुत ज्यादा सा और शाह इतना ज्यादा शार्प सुनाई दे रहा है कि वो म्यूजिक और वो जो सिंगर का जो वॉइस है, वो जो गाना है, उससे ध्यान हट करके हम बेस और ट्रेबल सुनने लग जाते हैं, डुमचिक भूमचिक वो अलग दुनिया में चला जाता है। दैट इज नॉट रियल, के वो आसपास भी नहीं होता है। तो इसीलिए आपका जो सिलेक्शन हो सिस्टम का वो कैसा हो, वो ऐसे समझ करके, तो हर बार मैं बोल रहा हूं समझो, साउंड को समझो। तो इसको ये समझना कि हमारा कोई भी रैंडम सेटअप हमको वो साउंड क्वालिटी नहीं दे सकता जो कि ओरिजिनल जैसी होनी चाहिए वैसी हो। नियर परफेक्ट के लिए हमको थोड़ा हाई फाई की तरफ जाना ही पड़ेगा। अच्छा, एक फ्लैट फ्रीक्वेंसीज का मतलब क्या, जरा समझना चाहता हूँ। हम लोगों के यहाँ फ्लैट फ्रीक्वेंसीज में इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे एक प्री एम्पलीफायर स्टेज होती है, एक सबसे आगे हमारा होता है स्पीकर, जो कि हम जिससे कि साउंड निकलती है और हम सुनते हैं। अब उसके पीछे काफ़ी प्रोसेसिंग हो रही होती है, उससे जस्ट पहले आता है एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर जो जितना अच्छा होगा, तो फ्लैट फ्रीक्वेंसीज मतलब जहां पर कि आपका ट्रेबल का जो फ्रीक्वेंसी हो गया, बेस का जो फ्रीक्वेंसी हो गया, वो सब मिडिल में से। अगर आपने इक्वलाइजर देखा हो कभी, तो वो कैसा हुआ, अगर उसको एकदम सेंटर में रखेंगे तो आपका जो रिकॉर्डिंग होगा वो एग्जैक्टली जैसा रिकॉर्ड हुआ है वो वहां तक वैसा आ रहा होगा। अब कुछ एम्पलीफायर्स ऐसे होते हैं जो कि इस तरह से उसके कंपोनेंट्स यूज हुए होते हैं जिसमें कहीं पर बेस ज्यादा फील देता है। कुछ आईसी बेस्ड होते हैं जो कि डेडिकेटेडली किसी पर्टिकुलर डिवाइस, जैसे टेलीविजन है, तो अब टेलीविजन में क्या होता है कि भाई वोकल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वहाँ पर कुछ आईसी बेस्ड एम्पलीफायर्स होते हैं जो कि वो फ्लैट फ्रीक्वेंसी के हिसाब से नहीं चलते हैं। अच्छा। उनका थोड़ा एक अलग चलता है, और इसीलिए वहाँ पर डेडिकेटेडली बताया भी जाता है कि ये आईसी जो जिस भी बनाया जहाँ पे भी, वो आपके टेलीविजन, रेडियोज, इस तरीके की चीज़ के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। वो सब आपके हाईफाई में नहीं आते। हाईफाई मतलब जो स्टीरियो सेटअप हम सुनना चाहते हैं, तो वहाँ पर एम्पलीफायर जो स्टेज है स्पीकर से पहले वाली, वो भी एकदम फ्लैट फ्रीक्वेंसी को हमारा प्रोड्यूस करना चाहिए। अच्छा। और उससे पहले प्री एम्पलीफायर स्टेज आती है जहां पर हम वॉल्यूम को कंट्रोल करते हैं या बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस देते हैं, सीडी हो गई या कुछ हो गया। बेस ट्रेबल के नॉब्स दिए रहते हैं कि जैसे कि अगर आपने कभी किसी एम्पलीफायर में देखा हो, बेस का ऑप्शन होता है, ट्रेबल का ऑप्शन होता है। तो जैसे आपने प्री एम्पलीफायर स्टेज जो होती है, प्री एम्प जिसे कहते हैं, तो वहां पर वो हमेशा सेंटर में रखे जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि मैं बोला ना कि अब सब चीज़ों का तालमेल एक साथ नहीं बैठता। कुछ स्पीकर्स होते हैं जो थोड़े बेसी होते हैं, तो अगर हमको उस वहाँ से थोड़ा सा बेस कम करना हो, वो स्पीकर का टोनैलिटी सही लेवल पे लाने के लिए, तो उसको हम बेस को कम कर सकते हैं, या किसी में कम आता हो तो थोड़ा बढ़ा सकते हैं। बट जनरली बेस और ट्रेबल की दुनिया भी यहाँ पर हमारे यहाँ कैसी हो गई है कि लोगों बाग को फील ये होता है कि बेस बढ़ा दें, ट्रेबल बढ़ा दें तो मज़ा आ जाएगा। अरे भाई, पॉइंट ये है कि जो इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक डायरेक्टर ने डाला ही नहीं है, या सिंगर की जो जैसी वॉइस है वो वैसी बचेगी नहीं। आप उसको अगर बढ़ा दोगे, घुमा के फुल कर दोगे, तो उसमें कुछ नए इंस्ट्रूमेंट ऐड नहीं हो जाएंगे, गाना रीमिक्स नहीं हो जाएगा, वो वैसा ही रहेगा जैसा है, उसको आप नहीं बदल सकते। लेकिन लोगों को ये फील आ रहा है यार मेरे सिस्टम में बेस कम आता है, मेरे में ट्रेबल कम आती है, ओरिजिनलिटी से सब अलग चले गए। तो वो थोड़ा समझने की ज़रूरत है लोगों को, उस चीज़ के बारे में मैं यहाँ पर गाइडेंस देता हूँ। तो फ्लैट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बेसिकली जहाँ पर सब कुछ न्यूट्रल, कुछ भी कुछ ज़्यादा ना हो, वैसा, तो दैट इज फ्लैट। तू बोलेगा सादा खाली, मैं बोलूं आधा भरा। तू बोले कितना सारा, मैं बोलूं जरा जरा। तू बोले दिन है तो मैं बोलूं रात नहीं, बात तो वही है ना, फिर वही बात नहीं।
बात तो है बस यही के मेरी बात बस जाने तू या जाने ना माने तू या माने ना जाने तू या जाने ना माने तू या माने ना तू बोले ये जिंदगी ये ना बदलेगी कभी मैं सोचूं सब बदलता है तू ना बदलेगी कभी मैं सोचूं तू ही तू मेरा कोई और नहीं तू सोचे मैं हूँ तेरा बस तेरा कोई और नहीं कोई और हो या ना हो तू है मैं हूँ बस जाने तू या जाने ना माने तू या माने ना जाने तू या जाने ना माने तू या माने ना मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे अगर आप लेट से आप घर पे हैं या आप कहीं पर भी आपको लग रहा है कि आज मेरे को फ्रेंड सर्कल में हूँ मुझे कुछ गाना बजाना है या मुझे अपना गिटार प्ले करना है तो कहीं तो कुछ आपके अंदर क्या वो फीलिंग आती है जिससे आपको ये लगता है कि क्या मतलब वो क्या होता है वो ऑरा क्या होता है? कभी कभी वो एंथुजियाज्म एक होता है या कभी दोस्तों के साथ कहीं ट्रिप पे जब जाते हैं तो वहाँ एक स्पेसिफिक टाइप के गाने सुनने का या गाने का मन करता है ना जो गाने जो फिल्म में ऐसे सिचुएशंस पे बनाए जहाँ पे दोस्त ट्रिप पे जा रहे हैं फॉर एग्जांपल दिल चाहता है अभी पर्सनली मुझे मेलोडियस गाने ज़्यादा अच्छे लगते हैं मतलब लेट से कि अगर फ्रेंड्स के बारे में बात ना करें और आज जैसे कि मेरे को होता है कि मैं अपना सुबह उठाऊँ मेरे को गाने सुनने का मन हो रहा है तो मैं उस पर अपने पसंद के गाना कोई लगाता हूँ और उसे सुनता हूँ तो उसी फील में अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ गाना है तो वो क्या एनर्जी होती है जो आपके अंदर आती है और आप गाना फिर शुरू करते हो और वो फिर या कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना शुरू करते हो? मूड हो सकता है तब जो कुछ मैं फील कर रहा हूँ ना अभी कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेट्रियोटिज्म आ जाता है कहीं से मन में और ऐसा लगता है कि यार मुझे ऐसे गाने सुनने हैं माँ तुझे सलाम सुनना है या लेजेंड ऑफ भगत सिंह के गाने सुनने हैं तो ये एक मूड बन जाता है कभी कभी फिर उस टाइप के गाने मुझे गुनगुनाने हैं फिर कभी कभी ऐसा सोचने लगता हूँ कि अरे वो बहुत सही गाना है जो फुल ऐसा पेट्रियोटिक सॉन्ग है तो वो क्यों इतना अच्छा लगता है या उससे क्यों और ज़्यादा वो फीलिंग बढ़ने लगता है तो फिर वो कीड़ा आ जाता है फिर सुनते सुनते उसका रिदम क्या है फिर उसमें क्या कॉर्ड्स बज रहे हैं फिर वो ढूंढने की कोशिश करता हूँ फिर वो गा के भी देखता हूँ तो ये मतलब ये फॉर एग्जांपल हो गया एक मूड हो गया ये ऐसे अलग अलग मूड्स होते हैं कभी कभी कोई गाना सुनते सुनते मतलब आँखों से पानी भी आने लगता है सिर्फ म्यूज़िक सुन के नॉट एग्जैक्टली अ सॉन्ग जैसे मैं एक दिन नेशनल चैनल पे एक आता था ना देश राग करके जो एक आता था तो उसमें सारे जो बहुत महान सारे जो म्यूजिशियंस हुए हमारे देश में उन्होंने उसमें अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स जो बजाए देश राग उसमें बजाया हुआ तो वो सुनते 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 एक कनेक्ट होने लगा कि मतलब पहले उस्ताद जाकिर हुसैन जी और उस्ताद अल्लाह रखा जी उन्होंने उसमें तबले से वो स्टार्ट किया है तो वो मतलब ऐसा लगता है कि ये ऐसे डेफिनेट शेप्स आने लगते हैं आँखों के सामने जैसे कि पहाड़ है वो आने लगते हैं फिर उसके बाद संतूर है तो वो दैट रिप्रेजेंट्स बारिश फिर उसमें सितार बजी है तो वो एक जो फ्लो होता है ना उसका तो नदी मतलब अलग अलग जोग्राफिकल टाइप्स होते हैं ना वो कनेक्शन बनने लगता वो कनेक्शन बनता गया दिमाग में और उसके बाद बांसुरी थी उसमें तो मुझे ही समझ में नहीं आया मैं बैठ के रो रहा हूँ तो कभी कभी
रोने का भी मन करता है कभी कभी। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल। तो ऐसा लगता है मतलब किसी चीज़ से आई वॉन्ट टू फील ओवरवेल्म्ड, ये भी होता है। एक मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो बहुत इमोशनल सॉन्ग्स होते हैं ना, वो बहुत स्वीट उसकी मेलोडी कंपोज की होती है। ऐसे है एग्जाम्पल्स, मतलब अनुराधा फिल्म का गाना है जिसका संगीत पंडित रविशंकर जी का है। तो उसमें कैसे दिन बीते कैसे बीती रतिया एक गाना है। वो जो हीरोइन है वो बहुत सैड है एक्चुअली, वो उसकी जो दुख है वो बता रही है, लेकिन उसकी जो धुन है वो इतनी स्वीट है, तो उसकी वजह से वो जो दुख या जो सैडनेस है वो बहुत ज़्यादा हिट करता है। या बावर्ची फिल्म का ये गाना मोरे नैना बहाए नीर, जो गाना है उसमें मदन मोहन जी का संगीत, वो है मोरे नैना बहाए नीर, वो रो रही है लेकिन उसकी जो धुन है वो क्या मतलब बोलो मैं, उस इतनी स्वीट। मैं एक लड़का हूँ और वो एक लड़की उसका दुख सुना रही है, तो देखा जाए तो मुझे वो रिलेट करने के लिए कोई वजह नहीं है, लेकिन फिर भी वो आंखों से पानी आता है ऐसे गाने सुन के। ऐसे सिचुएशन से या गानों से ही इंस्पिरेशन मिलता है। जैसे आज आपने बात की कि हमें आंखों से पानी आने लगते हैं, खुद एज ए सिंगर आप उस चीज़ को वैसे फील करते हो। हम लोग भी जब कोई गाना सुन रहे होते हैं तो हम लोग को भी कभी ना कभी ऐसा वो फील आता है। हर ह्यूमन को मुझे लगता है जो गाने सुनता होगा उसको कहीं ना कहीं वो कनेक्ट बैठता है। इसलिए नहीं कि वो उसकी लाइफ में कुछ वैसा चल रहा है तो वो रो रहा है, नहीं, हाँ, जरूरत नहीं है, हाँ, उसकी ज़रूरत नहीं होती है। हम बस सिर्फ गाने को सुन रहे हैं और हमारे आंखों से अचानक से पानी आने लगता है। और ये होता है, ये रियल में होता है। और वो तभी होता है जब हम वो साउंड, वो जो साउंड की टोनैलिटीज़ हैं, जो क्वालिटी है और वो जो रियलिटी के जितना नज़दीक होगा नहीं तब तक हमको वो फील आएगा नहीं। तो जिसने अपनी लाइफ में इस चीज़ को फील किया हो कि बिना किसी रिलेटेबल कोई रीज़न ना हो, बट सिर्फ म्यूज़िक सुनते सुनते कोई कनेक्शन नहीं हो रहा, बट हम म्यूज़िक सुनते सुनते हमारी आंखों से पानी आने लगा हो, तो वो कमेंट सेक्शन में लिख के आप लोग भी बताएं कि मुझे भी जानना है कि ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये फीलिंग आई है आज तक। नाइस। वो बहुत ज़रूरी है हमको ये समझना। मैं अभी आप जो टेक्निक के बारे में या जो भी नॉलेज आप दे रहे थे ना, तो तब मेरे दिमाग में आया था एक क्वेश्चन के कोई बिगिनर है सपोज आर्टिस्ट, तो उसको ऑडियो फाइल बनना है, अगर उसको सीखना है कि सुनते कैसे हैं, जो आपने 2 बार बोला कि सुनना कैसा है ये हमें जानना चाहिए, तो ऐसे बिगिनर्स के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि कैसा सुनना चाहिए? मतलब नॉट जस्ट इंस्ट्रूमेंट्स वाइज या इक्विपमेंट वाइज भी, या सेटअप वाइज भी, फिजिकली जो कैसे सुनना। जो मैंने एक पढ़ा था कि एक स्वीट स्पॉट एक कुछ होता है, तो वो भी मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि क्या होता है वो, कैसे सुनना, कहाँ बैठ के कैसे सुनना चाहिए। तो अब ज़रा तसल्ली से आप लोग जो है हाथ पैर चाय वाय कॉफ़ी वॉफ़ी ले लो, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना मतलब ऐसा लग रहा है कि मुझसे आज किसी ने बहुत ही डीप क्वेश्चन पूछ लिया है, जो कि जिसको कि अब समझाने में लंबा जाएगा। तो स्टार्ट करने के लिए तो आप IEMs आते हैं, इन ईयर मॉनिटर्स, आप वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि जो आपके नॉर्मल ईयरबड्स वगैरह, एक तो पहली चीज़ ब्लूटूथ नहीं होना चाहिए, अच्छा, वायर्ड ही होना चाहिए, ओके, ब्लूटूथ नहीं होना चाहिए। ब्लूटूथ में क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिजिटल प्रोसेसिंग हो रही होती है, जिस वजह से इंस्ट्रूमेंट्स की साउंड ले लो, आर्टिस्ट के वोकल की साउंड ले लो, जहाँ वो थोड़ा सुर नीचे जाता है तो वहाँ वो ऐसा वो पता नहीं चलता, लेकिन वो क्योंकि इतने सारे इंस्ट्रूमेंट मिक्स हुए होते हैं साथ में गाने में, लेकिन वो सब ऐसा क्रश सा साउंड करता है, कुछ अलग सा फील आता है। ऐसा क्या जैसे कि कोई बीच में कुछ खा गया, वो मिस कर गई वो चीज़, वो स्किप कर गया वो पार्ट। तो ब्लूटूथ, इसलिए आप ब्लूटूथ को पहले तो साइड करें और वायर्ड में जाएं। और वायर्ड में भी कोई ऑर्डिनरी जो ईयरफोन्स आते हैं वो सब नहीं, क्योंकि बहुत सारे ईयरफोन्स हैं जिनमें कि बहुत ज़्यादा प्रमोशन किया था, अरे इसमें बेस बहुत अच्छा था, बेस ही है, ये बूमी है, ये बहुत बढ़िया है, बेस धमाकेदार है, ये है वो है, उतना वो सब चीज़ों में नहीं। तो वहाँ पर आप इन ईयर मॉनिटर से स्टार्ट कर सकते हो, जो कि आपके 2000 के आसपास की प्राइस रेंज से आने शुरू होते हैं। तो वहाँ से एटलीस्ट आप प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट कैसा सुनाई देता है वो आप फील कर सकते हो, आर्टिस्ट का साउंड कैसा है, कैसी रिकॉर्डिंग हुई है वो आप फील कर सकते हो। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम जहां आपने स्वीट स्पॉट की बात की, स्वीट स्पॉट कैसा होता है कि स्टीरियो में होता है, 2 स्पीकर्स लेफ्ट एंड राइट, वहां से आप वो अचीव कर सकते हो। और उससे बढ़िया कुछ नहीं है, वो एक भूत है। अच्छा, भूत है जिसे कि हम ना देख सकते ना छू सकते, लेकिन उसे हम सुन करके फील कर सकते हैं। और इतनी ज़बरदस्त चीज़ है ना स्वीट स्पॉट जो है हमारा, उसके लिए हमारा स्पीकर्स का प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी होता है।
वहां फिर हम ईयरफोन हेडफोन से बाहर आ जाते हैं। वहां आप जो ईयरफोन हेडफोन, मुझसे कई लोग पूछते हैं कि सर मेरे ईयरफोन में जैसा साउंड आता है वैसा मेरे स्पीकर से क्यों नहीं आता। वो इसीलिए नहीं आता क्योंकि ईयरफोन्स आपके यहाँ लगे हुए हैं, राइट। और आप ईयरफोन से एक इंस्ट्रूमेंट को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह सुन पाते हो। बट जब अगर हम उसको घर पे लगे किसी स्पीकर पे सुनते हैं तो एक स्पीकर कहीं दूर रखा है, कोई थोड़ा नज़दीक रखा है, प्रॉपर डिस्टेंस नहीं है, आप खड़े होकर टहल रहे हो, कहीं घूम रहे हो, तो वो एक कभी इंस्ट्रूमेंट का कोई साउंड, एक पार्ट है आपको एक ही इंस्ट्रूमेंट बज रहा है बट उसका एक पार्ट लेफ्ट से सुनाई दे रहा है और टहलते हुए में एक अगला आधे राइट से सुनाई दे रहा है, तो वो कुछ जमता नहीं है, वो कभी वो आ ही नहीं सकता, वो फील आ ही नहीं सकता। उसके लिए आपको एक जगह बैठना पड़ेगा। लेट्स से हम सेंटर में बैठे हैं और हमारे राइट में एक स्पीकर लगा है, एक लेफ्ट में स्पीकर लगा है, उनका भी एक ट्राइंगल बनता है प्रॉपर, उसको प्लेसमेंट का एक ट्राइंगल बनाते हैं जिसमें कि स्पीकर की आपस की दूरी और जहां हम बैठे हैं वो दूरी, उसका एक प्रॉपर ट्राइंगल बनता है और हर स्पीकर का अलग होता है। बट जहां बात आती है स्वीट स्पॉट पे सुनाई क्या दे रहा होता है, वहां पे सुनाई ये दे रहा होता है कि सिंगर जो है वो आपके सामने खड़ा हुआ है। मतलब अकॉस्टिक का फील, अकॉस्टिक का रियल का लाइव वाला फील वो आपके सामने खड़ा हुआ है। और लेट्स से कि कोई ड्रम थोड़ा सा लेफ्ट साइड में पीछे बैठ के ड्रम बजा रहा है तो वो आपको वो वहां सुनाई देगा, वो एग्जैक्टली वैसा सुनाई देगा जैसा कि वो सच में वहां बजा रहा है। लेकिन उसके लिए फिर वो वैसे पैनिंग जो होता है वो वैसे करना ज़रूरी होता है या वो तो रिकॉर्डिंग में हाँ, वो तो रिकॉर्डिंग में जब जिसने रिकॉर्ड करके जो भी रिकॉर्ड जो किया है म्यूजिक डायरेक्टर अच्छा, ने जैसे मतलब किया वो उसमें जो साउंड पर्सपेक्टिव आपको देना चाहते हैं एक्चुअली वो स्वीट स्पॉट के इधर बैठने से वो एक्चुअली वो फील वो मिलेगा। और बाकायदा मतलब आप स्पीकर्स दिखा, आप वही मैंने ना भूत स्पीकर गायब हो चुके होते हैं वहां पे। ऐसा नहीं लगता यहाँ इस स्पीकर से आवाज आ रही, नहीं, वहां पर आपको गिटार हो सकता है आपके थोड़ा सा स्पीकर से पीछे की तरफ कहीं पे राइट साइड पे, और दूर से वहां कोई गिटारिस्ट बजाता आपको सुनाई देगा। वो स्पीकर से साउंड आनी बंद हो जाती है। ओके, वहां पर वो ऐसा ऑरा क्रिएट होता है जिसको कि माइक्रोफोन्स कभी कैप्चर नहीं कर सकते। अच्छा, वो हम मनुष्य ही उसे सुन सकते हैं। एक पर्टिकुलर एक स्पॉट होता है जहाँ पे हम बैठते हैं तब हमको वो ऑरा सुनाई देता। उसके लिए हाईफाई सिस्टम्स में ही जाना पड़ता है। एक ऑर्डिनरी साउंड बार, ब्लूटूथ स्पीकर हो गया, ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए एक प्रॉपर डेडिकेटेडली स्टीरियो हाईफाई सिस्टम में जाते हैं तब वो जो सराउंड साउंड जो होता है उसमें भी ये पॉसिबल है या वो और अलग चीज़ हो गई। वो ये चीज़ हो गई आपके स्टीरियो सेटअप से। गानों के बारे में हमने बात की। सराउंड साउंड आपका कनेक्ट हो गया बेसिकली आपका थिएटर मूवीज में जैसे फिल्म्स देखते हैं तो वो अलग तरीके की चीज़ होगी। वहाँ पे मिक्सिंग वैसे की जाती है और स्पीकर्स का प्लेसमेंट भी वैसे ही किया जाता है कि वो आपको एक अलग दुनिया में ले जाता है। वो अलग दुनिया है। बट ये जो स्वीट स्पॉट वाली आपने बात की, ये जो दुनिया है, ये दुनिया जैसी कोई दुनिया नहीं है। ये बहुत ही अलग है। ये आपको वो होम थिएटर सिस्टम या कोई भी सिनेमा हॉल का सिस्टम में जो सराउंड साउंड होता है वो नहीं दे सकता। अभी बहुत सारे वीडियोस आपने अगर यूट्यूब वगैरह पे देखे हो तो उसमें 8D साउंड 3D साउंड करके डाल देते हैं। उसमें बेसिकली पैनिंग की हुई होती है, लेफ्ट टू राइट को ऐसा कर देते हैं पैनिंग में, जो हमें हेडफोन्स में लगता है जैसे चारों तरफ आवाज घूम रही है। वर्चुअल बार्बर वर्चुअल वो काइंड ऑफ चीज़ है। वो दैट इज नॉट स्वीट स्पॉट या वो रियलिज्म के आसपास कुछ नहीं है। वो मतलब ऐसे किसी भी स्पीकर्स पे हम हमारे घर पे वो स्पॉट नहीं ढूंढ सकते। नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। एक एक्सपेरिमेंट मैंने एक वीडियो बनाया है जिससे कि आपको ये अंदाजा लग सके कि एक्चुअली जो मैं बात कह रहा हूँ स्वीट स्पॉट वो कैसी। वो आप किसी भी स्पीकर से कर सकते हो, लेफ्ट और राइट। उसमें करना क्या होता है कि जैसे कि लगभग 1 फीट की दूरी पे राइट में एक स्पीकर, आपके राइट कान के लिए राइट चैनल का स्पीकर रखा आपने इधर, और लेफ्ट का इधर रखा। आप फिर वहां पे बैठो, आंख बंद करो और आप सुनना शुरू करो। आप विद इन 2-3 सेकेंड्स गायब हो जाएंगे स्पीकर्स। आपको एक इंस्ट्रूमेंट जैसा बजता सुनाई देगा। वहां पर सिंगर जो है ना थोड़ा हाइट पे फील होता है, तो लगता है हमारे सिर के ऊपर खड़ा होकर गा रहा है। ये सोचो आप कि वो स्वीट स्पॉट जहां एकदम फ्रंट में आके सिंगर खड़ा हो जाता है, इंस्ट्रूमेंट अलग अलग कहीं बज रहे होते, वो कैसा सुनाई देता होगा। उसके लिए स्पेस भी चाहिए वैसा। हाँ, थोड़ा रूम एटलीस्ट बड़ा होना चाहिए। वैसे ऐसा नहीं है कि नहीं, इस रूम में भी हम कर सकते हैं। मैं तो करता रहता हूँ एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारे। आज तक मैंने ये कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। अभी आप जितना मैं करवाता हूँ आप जो बता रहे हैं ना, तो मुझे बहुत लग रहा है ऐसा कि ये आई वांट टू एक्सपीरियंस दिस। बिल्कुल बिल्कुल लाइव का मज़ा ऐसे स्पीकर्स से अगर आए तो मतलब ये टेक्नीशियंस के लिए बहुत रिस्पेक्ट है मेरे मन में अभी कि मतलब लाइव जैसा एक्सपीरियंस ज़्यादा से ज़्यादा मिलने के लिए जितनी कोशिश हो रही है, रिसर्च हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, तो सच में मतलब टेक्नीशियंस तो आप लोग तो
सैल्यूट टू द टेक्नीशियंस। बिल्कुल बिल्कुल। और आप लोग जैसे कि आप गिटार वगैरह प्ले करते हो और चीज़ें आप लोग जब करते हो तो मैंने कई बार सुना है कि बहुत तकलीफ भी होती है, लेकिन वो हाँ, लॉस्ट हो जाते हैं तो पता होता नहीं है, चलता है। seriously। वो सब क्या सब चीज़ें रहती हैं? हाथ मतलब अभी ये मेरे जो फिंगर टिप्स है ये अभी इस हाथ से मैं स्ट्रिंग्स प्रेस करता हूँ ना, तो ये मतलब अभी डेड स्किन होने लगी है, अभी ये बहुत हार्ड हो रहा है। तो ये नॉर्मल है, जितना सॉफ्ट फिंगर टिप्स होते हैं उतने, लेकिन ये हार्ड मतलब मुझे याद है ब्लड डोनेट करने गया था तो वो पहले सैंपल ले लेते हैं ना पहले चेक करने के लिए ब्लड, तो वो सुई जा ही नहीं रही थी अंदर वो एक टूट गई फिर दूसरी टूट गई, मैं बोला एक मिनट यहाँ पे करो ये सॉफ्ट है। तो ये होता है, या हाथ बहुत टाइम बैठ के बजाने से थोड़ा सा पेन होने लगता है, या ये हाथ पूरा ऐसा जाम हो जाता है, लेकिन वी आर लॉस्ट। मतलब वो एक बार वो पेन एक सबकॉन्शियस में हमें पता होता है कि यार पेन हो रहा है, पेन हो, लेकिन जो इन्जॉयमेंट होती है वो उससे भी बहुत बढ़कर होती है कि हाथ में तो दर्द हो रहा है लेकिन ये दर्द में मज़ा आ रहा है, क्योंकि ये इसमें से जो सुनने के लिए जो निकल रहा है ये बहुत बढ़िया है। तो ये आप लोग कितनी मेहनत करते हैं, मतलब आपको ये तक नहीं पता चलता कि कहाँ कितना पेन हो रहा है क्या, और हम लोग बस एक प्ले का बटन दबाते हैं और बस सुनने लगते हैं और खो जाते हैं। तो वहाँ हम ये कभी नहीं सोचते कि कोई आर्टिस्ट जिसने वो परफॉर्म किया होगा उसकी कितनी मेहनत लगी होगी, जब कोई गाना गाता है तो वो कितने सुरों को खींचता है, कितनी ताकत लगती है, कितनी मेहनत लगती है। हर एक चीज़ की लाइफ में एक इम्पोर्टेंस होती है, तो हमको उस इम्पोर्टेंस को पूरी वैल्यू देनी चाहिए और उसको हर तरीके के आर्टिस्ट को वहाँ पे रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जो कि फिर चाहे वो कोई इंस्ट्रूमेंट प्लेयर हो, कोई सिंगर हो, या फिर जिसने सिस्टम डिज़ाइन किया हो, स्पीकर बनाया हो। आपकी भी मेहनत लगी है, आप भी अर्न करते हो कुछ ना कुछ, कोई जॉब करते होगे, कुछ करते होगे। अर्न करने शब्द को भी समझना चाहिए हमको। अर्निंग सिर्फ ये नहीं कि बस पैसे कमाना, शाबाशी भी मिलती है ना, वो भी अर्निंग है, पेरेंट्स से मिलती है। तो वैसे ही हमें सबको रेस्पेक्ट करनी चाहिए और अपने पैसे की वैल्यू को भी समझना चाहिए, सिर्फ फालतू बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। तो अभिमान जी, आज आपसे बात करके मतलब सीरियसली मैं आर्ट की बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, और मुझे जितनी खुशी हो रही है आपसे मिलने के बाद वो मैं शायद कैसे कहूँ मुझे नहीं पता, बट सीरियसली जेन्युइनली जो दिल में है वो सच सच बोलूँगा कि चाहे आर्ट किसी भी फॉर्म में हो, इस दुनिया में कोई भी चीज़ है वो उसका बिना आर्ट से कुछ, अगर आप पत्तियाँ देख लो, जो पेड़ पौधे हैं, उसमें आप कहीं ना कहीं आर्ट देखोगे ही कि वो कितनी खूबसूरती है उसमें। हम मनुष्यों में एक दूसरे में कितनी खूबसूरती है, हमारे अंदर जो हम बातें करते हैं उनमें कितनी खूबसूरती होती है। उसको बिगाड़ना नहीं चाहिए, उसको बना के रखना चाहिए। और वो चीज़ आज हमने सीखी कि कैसे चीज़ों को बनाया जाता है, फिर वो चाहे वो इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना हो, किसी धुन को बजाना हो, कोई भी आर्ट, कैसी भी आर्ट, उसको एक वैल्यू देना, एक रेस्पेक्ट देना। और वो सब हमने आज आपसे सीखा, समझा, सुना, और मैंने कोशिश की लोगों तक ये पहुंचाने की कि कैसे। मेरे भी नॉलेज में आपने आज बहुत इम्पोर्टेंट बातें ऐड की है, आपकी वजह से आपने जो बताया है टेक्निकल चीज़ें। हाँ। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। आशाएं 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 आशाएं, कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास। आशाएं हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। आशाएं तूफानों को चिर के मंजिलों को चिर ले। आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल के, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल के, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी।
जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल के, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। म्यूजिक सिर्फ सुना नहीं जाता, महसूस किया जाता है। और एक सही साउंड सिस्टम आर्टिस्ट के सुरों को, उसके इमोशंस को बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के हमारे दिल तक पहुंचाता है। इसलिए जब भी हम किसी गाने को सुनते हैं या एक ऑडियो फाइल सिस्टम चूज करते हैं, तो सिर्फ साउंड क्वालिटी ही नहीं बल्कि उन आर्टिस्टों की मेहनत को भी सम्मान दे रहे होते हैं। हमें म्यूजिक और आर्टिस्ट दोनों को इक्वली सम्मान देना चाहिए, क्योंकि जो सुर और ताल हमारे दिलों को छू जाती हैं, उनके पीछे एक संगीतकार की सालों की मेहनत छुपी होती है। म्यूजिक को सिर्फ एक एंटरटेनमेंट ना समझिए, उसे महसूस कीजिए, उसे जीना सीखिए, क्योंकि संगीत एक कहानी है, एक जर्नी है जिसका कोई अंत नहीं।